अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से सर? मेनली नाइट्रोजनस वॉस्ट है ना। किस तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के एक्सक्रीशन एलिमिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, दैट इज नाइट्रोजनस वॉस्ट। तो ये जो नाइट्रोजनस वॉस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो नाइट्रोजनस वॉस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुए हैं, कैसे उन्हें बॉडी के बाहर रिमूव किया जाए, इस प्रोसेस के बारे में, इस मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करना हमें यहाँ पर। और ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजनस वॉस्ट को बॉडी के बाहर रिमूव करने का, इसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसे क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीशन। तो हमें एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस करना है। और इस प्रोसेस को कराने के लिए हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है इन नाइट्रोजनस वॉस्ट को बॉडी के बाहर रिमूव करने के लिए। तो यहां पर हम ह्यूमन की बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आती है सर इन नाइट्रोजनस वॉस्ट को जो कि हमारे बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान प्रोड्यूस हुए हैं सेल के अंदर, सेल के थ्रू, इन्हें बॉडी के बाहर एलिमिनेट क्यों करना है? तो इन्हें बॉडी के बाहर इसलिए एलिमिनेट करना है ताकि हमारे बॉडी का जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, स्टेडी स्टेट जो मेंटेन है हमारी बॉडी की, वो मेंटेन रह सके। ठीक है, तो इन्हें क्यों रिमूव करना है बॉडी के बाहर? टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस। हमारे बॉडी की स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी का जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए इन नाइट्रोजनस वॉस्ट को बॉडी के बाहर रिमूव करना है। अब सर ये अगर नाइट्रोजनस वॉस्ट बॉडी के बाद ना रिमूव किए जाएं तो क्या दिक्कत होगी? स्टेडी स्टेट अगर गड़बड़ होगी तो उससे क्या दिक्कत आएगी? तो हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर जो अलग-अलग काम चल रहे हैं, अलग-अलग जो प्रोसेस चल रहे हैं, उन प्रोसेस को कराने के लिए एंजाइम्स रिस्पांसिबल होते हैं बच्चे। हमारे बॉडी में अलग-अलग जो प्रोसेस चल रहे हैं उनको कराने के लिए एंजाइम्स रिस्पांसिबल है। और ये जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर, एक पर्टिकुलर पीएच में ये अच्छे से काम करते हैं। पढ़ा हम लोगों ने एंजाइम के नेचर के बारे में कि एक पर्टिकुलर टेंपरेचर, एक टेंपरेचर रेंज में, एक पीएच की रेंज में ये लोग काम करते हैं। तो अगर ये नाइट्रोजनस वॉस्ट हमारे बॉडी में एक्युमुलेट होते चले गए, स्टोर होते चले गए, तो हमारे बॉडी का जो पीएच है, आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो नहीं काम कर पाएंगे। इस होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए और क्या हम करते हैं सर? थर्मोरेगुलेशन। टेंपरेचर को जो रेगुलेट किया जा रहा है ना, थर्मोरेगुलेशन किया जा रहा है, टेंपरेचर को रेगुलेट किया जा रहा है हमारी बॉडी का। तो ये भी क्यों मेंटेन किया जा रहा है? टेंपरेचर, एक कांस्टेंट टेंपरेचर क्यों मेंटेन किया जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर? ताकि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली चलते रहे। इसी तरीके से इस होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए और क्या किया जा रहा है? तो हमारे बॉडी का जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है ना, सॉल्ट वाटर जो कंसंट्रेशन, उसको मेंटेन किया जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। क्या बोल रहे हैं इसे? ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन कराकर हम अपने बॉडी की स्टेडी स्टेट, कांस्टेंट एनवायरनमेंट, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी का सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट कंडीशन में मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन को एक स्टेडी स्टेट में मेंटेन किया जा रहा है। इसकी मैकेनिज्म हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है बच्चे। और इस ऑस्मोरेगुलेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे एनिमल किंगडम के अंदर दो तरह के एनिमल पाए जाएंगे। हमारे एनिमल किंगडम में दो तरह के एनिमल पाए जाते हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं बच्चे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्टिवली अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर। ठीक है, दे आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट रेगुलेट द बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, अपने बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर। जैसे कि इसमें कौन आएंगे सर? ऑल मैराइन इनवर्टिब्रेट्स, सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, और केवल एक वर्टिब्रेट है दैट इज हैगफिश। मिक्सिन बोलते हैं ना, हैगफिश मिक्सिन, ये अकेला वर्टिब्रेट है जो कि अपनी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। वही जो दूसरा ग्रुप हमने बनाया दैट इज ऑस्मो रेगुलेटर, इसमें उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि अपनी बॉडी के अंदर ये जो फ्लूइड है इसकी बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन को जो मेंटेन कर सकते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। और इसमें हमारे सारे वर्टिब्रेट्स आ रहे हैं बच्चे, एक वर्टिब्रेट को छोड़कर, कौन? हैगफिश को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है वो इसी वर्टिब्रेट्स के बारे में, मेनली अपने ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करना है। हमें यहाँ पर ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन उसके पहले हम अलग-अलग ऑर्गेनिज्म, हमारे जो
एनिमल किंगडम में अदर अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो किस फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस फॉस्फेट को एलिमिनेट कर रहे हैं। कोई यूरिया की फॉर्म में कर रहा है, कोई यूरिक एसिड की फॉर्म में कर रहा है, कोई अमोनिया की फॉर्म में कर रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों कोई अलग अलग फॉर्म में कर रहा है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। कौन सा ऑर्गेनिज्म किस फॉर्म में एलिमिनेट कर रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। किस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस एस्क्रीशन को कराने के लिए कैसा, उसके पास एस्क्रीटरी पार्ट कौन सा है, उसके पास एस्क्रीटरी ऑर्गन क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिटेल में ह्यूमन के एस्क्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, किडनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एस्क्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें बच्चे कि कौन कौन से नाइट्रोजनस वास्ट हमारे एनिमल किंगडम में देखने को मिलते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजनस वास्ट हमारे अलग अलग एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो हमें नॉर्मली 3 तरह के नाइट्रोजनस वास्ट देखने को मिलते हैं। क्या क्या है बताइए? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब बात ये आती है क्यों कोई अमोनिया रिलीज कर रहा है और वहीं क्यों कुछ हमारे और जो एनिमल्स हैं वो यूरिया रिलीज कर रहे हैं और वहीं पर कुछ यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो है बच्चे ये इसलिए है क्योंकि ये जो आपके अगर आप बात करोगे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की हम अगर देखें, इनका अगर हम टॉक्सिसिटी लेवल देखें बच्चे, तो हमारी जो अमोनिया होती है ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है। ठीक है, हमारी जो अमोनिया है सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है। तो इनका जो टॉक्सिसिटी का लेवल होता है कुछ इस तरीके का होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। और ये हाईली टॉक्सिक होने की वजह से जब इनके एलिमिनेशन की बात आती है, इनके रिमूवल की बात आती है, तो अमोनिया को बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर बच्चे। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए? इस अमोनिया को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, और ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के रिक्वायरमेंट है इनको बॉडी के बाहर निकालने के लिए, इसी रिक्वायरमेंट की वजह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग नाइट्रोजनस वास्ट रिमूव कर रहे हैं अपने बॉडी से। ठीक है, अगर यही हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए उतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए। यूरिक एसिड की बात करें तो लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक है ये, लीस्ट टॉक्सिक। और लीस्ट टॉक्सिक होने की वजह से सबसे कम पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है रिमूवमेंट में वो है यूरिक एसिड। यानी जो यूरिक एसिड रिमूव करेंगे उनको ज्यादा पानी खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो अभी मैंने जो एग्जांपल लिखे हैं कि कौन ऑर्गेनिज्म है जो कि अमोनिया निकाल रहे हैं, कौन है जो यूरिया निकाल रहे हैं और कौन है जो यूरिक एसिड निकाल रहे हैं, तो इस एग्जांपल में आप देखोगे बच्चे कि यूरिया और यूरिक एसिड निकालने वाले कहीं ना कहीं वही ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि आपके टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे रहते हैं, जो जमीन पर रह रहे हैं, जिन्होंने टेरेस्ट्रियल कंडीशन अडॉप्ट कर रखी है। क्यों? क्योंकि जमीन पर रहने वालों के लिए पानी की कमी है, तो इन्होंने अपना नाइट्रोजनस वास्ट भी बदल लिया। कुछ इस तरीके का नाइट्रोजनस वास्ट ये रिमूव कर रहे हैं जिसको रिमूव करने में पानी की जरूरत ज्यादा ना हो। ठीक, वही अभी देखना आप यूरिक एसिड कौन रिमूव करें? जिनके पास सबसे ज्यादा कमी है पानी की। आ रही बात समझ में? तो क्यों यूरिक एसिड रिमूव कर रहे हैं? क्यों यूरिक एसिड की फॉर्म में वो क्यों रिमूव कर रहे हैं नाइट्रोजनस वास्ट को? क्योंकि उसके रिमूवल में पानी का खर्चा बहुत कम है। ठीक है, तो अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं बच्चे, कौन कौन ऑर्गेनिज्म है जो कि इस अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव कर रहे हैं। तो जो अमोनिया को रिमूव करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वास्ट, उसको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। और कौन कौन है आपके अमोनोटैलिक? देखिए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, प्रॉन आपका हो गया, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, फ्रेश वाटर बोनी फिशेस, पानी कमी नहीं है, और एक्वेटिक एम्फीबियंस, कौन? टेडपोल लार्वा जैसे कि आपका हो गया। तो ये सब जो है बच्चे सारे के सारे क्या रिमूव करते हैं? ये अमोनिया निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं देख रहे हो सब एक्वेटिक हैबिटेट वाले हैं, तो पानी की इनके पास प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, अमोनिया निकालेंगे ये। ठीक, और वही जो यूरिया निकालते हैं उनको हम बोलते हैं यूरियोटैलिक। कौन कौन है जो यूरियोटैलिक है? तो मैमल्स, एम्फीबियंस, मेराइन फिश, अर्थवर्म। ठीक है, तो अगर इस अर्थवर्म की हम बात करें तो जो अर्थवर्म होता है बच्चे, जब ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रह रहा है तब तो ये यूरिया रिमूव कर रहा है एज ए नाइट्रोजनस फॉस्फेट, और जब ये पानी की इसके पास कोई दिक्कत नहीं है, जब ये व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, जब पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है तो उस कंडीशन में ये अमोनिया निकालना शुरू कर देता है। क्यों? अमोनिया निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए, तो जब ये प्लेंटी ऑफ वाटर वाली कंडीशन में रहेगा तो अमोनिया निकालेगा, नॉर्मली यूरिया निकाल रहा है। यानी यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्यों कहीं ना कहीं यूरिया और यूरिक एसिड निकालने के पीछे रीजन आपको समझ में आ गया, वही पानी का कंजर्वेशन, पानी का बचाव। ठीक है, यूरिक एसिड कौन निकालते हैं? तो जो यूरिक एसिड रिमूव करते हैं एज नाइट्रोजनस वास्ट, उनको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक, उन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं यूरिकोटैलिक। कौन है जो यूरिकोटैलिक है? देखो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, ये सब क्या कर रहे हैं बताओ? ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वास्ट को रिमूव कर रहे हैं। बच्चे हमने
एस्क्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिया। अब देख लेते हैं वो जो एस्क्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट कर रहे हैं उसके लिए कौन से ऑर्गन का यूज कर रहे हैं वो। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें हमारे प्रोटोजोआ, ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, निडेरिया, टीनोफोरा, ये सब कैसी, ये अपना जो नाइट्रोजनस वास्ट है, ठीक, आपने देखा अमोनिया रिलीज कर रहे हैं। अमोनिया कैसे रिलीज करते हैं? फ्रॉम द जनरल बॉडी सरफेस, अपने बॉडी के सरफेस से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड एस्क्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ठीक, वही अगर हम बात करें फ्लैट वर्म की, तो फ्लैट वर्म कैसे रिलीज करते हैं अपना नाइट्रोजनस वास्ट? फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया और सोलेनोसाइट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये प्रोटोनेफ्रिडिया से कर रहे हैं। राउंड वर्म कैसे करते हैं? तो एस-शेप्ड रेनेट सेल पाई जाती है इनके पास। क्या चीज? रेनेट सेल, एस-शेप्ड रेनेट सेल होती है, उससे अपना रिमूव कर रहे हैं। एनिलीडा की बात करें तो नेफ्रिडिया के थ्रू कर रही हैं ये। ठीक है, आर्थ्रोपोड की बात करें तो आर्थ्रोपोड में क्या, अगर इंसेक्ट्स की बात करोगे तो इंसेक्ट्स कैसे करते हैं? माल्फीजियन टिब्यूल के थ्रू। ठीक है, क्रस्टेशियंस की बात करोगे, प्रॉन, वो कैसे करेगा? ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड है अपना एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वास्ट रिमूव करने के लिए। स्पाइडर और स्कॉर्पियन की अगर बात करें तो ये कॉक्सल ग्लैंड से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, कॉक्सल ग्लैंड। मोलस्क की बात करें तो इनके पास क्या है? ऑर्गन ऑफ बोजेनस, अब इसको बोलते हैं कैबर्स ऑर्गन, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं अपना वो नाइट्रोजनस वास्ट रिमूव कर रहे हैं। इकाइनोडर्म्स की बात करें तो ये बॉडी सरफेस से रिमूव कर रहे हैं। ठीक, और हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो प्रोबॉसिस ग्लैंड के थ्रू। सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करोगे, एम्फियोक्सस, एनसीईआरटी में लिखा है, एग्जांपल लिखा है, एम्फियोक्सस कैसे कर रहा है? ये प्रोटोनेफ्रिडिया से कर रहा है। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो कैसे कर रहे हैं? ये किडनी से कर रहे हैं अपने। और इस चैप्टर में हमें किसके बारे में स्टडी करना है? हमारे इसी एस्क्रीटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करना है जो हमारी किडनी है। ठीक है, और इसको एक बार आप याद रख लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनके बारे में एक बार मैं दोबारा डिस्कस करूंगा आपसे जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे दोबारा। अगर अपने वर्टिब्रेट्स की बात करें बच्चे, तो हमारे वर्टिब्रेट्स के अंदर 3 तरह की किडनी हमें देखने को मिलती है। क्या क्या नाम दिए बताओ? प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। क्या डिफरेंस होता है इन तीनों तरह की किडनी में? अगर देखें बच्चे तो हमारी किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, अभी हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी किडनी की। ठीक, इस नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है बच्चे? एक बोमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, फिर इसके ट्यूबुलर पार्ट होते हैं, बोलते हो पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर उसको बोलते हैं फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग, इस तरह से कुछ पार्ट होते हैं इसके। अभी आगे हम डिटेल में पूरी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक, तो जो प्रोनेफ्रिक किडनी होती है उनके नेफ्रॉन में जब देखोगे, इनके नेफ्रॉन में ये बोमन्स कैप्सूल और ये लूप ऑफ हेनले नहीं होते हैं। बोमन्स कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले देखने को नहीं मिलेंगे प्रोनेफ्रिक किडनी के नेफ्रॉन में आपको। ठीक है, वही अगर हम बात करें मेसोनेफ्रिक किडनी की बात करें तो मेसोनेफ्रिक किडनी में क्या होगा? बोमन्स कैप्सूल तो बन गया लेकिन अभी लूप ऑफ हेनले नहीं बने हैं। आपको पता है कहीं ना कहीं, अभी मैंने आपको दिखाया, अभी हमने पूरे हर एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखा आपने। ठीक है, तो ये किडनी सबसे पहले कहां दिखाई दी बताओ? वर्टिब्रेट्स के अंदर बनी। तो कोई भी चीज जब बनता है तो पहले प्रिमिटिव फॉर्म में रहता है, धीरे धीरे एडवांस होता है, उसी तरह धीरे धीरे ये एडवांस हो रहा है। ठीक है, देखो तो मेसोनेफ्रिक किडनी में क्या होगा बताओ? बोमन्स कैप्सूल बन गया लेकिन लूप ऑफ हेनले अभी ये नहीं बना है। ठीक, वहीं जब आप मेटानेफ्रिक किडनी की बात करोगे तो इसमें क्या होगा? आपको बोमन्स कैप्सूल भी मिलेगा और लूप ऑफ हेनले भी मिलेगा। तो मेटानेफ्रिक किडनी में आपको दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक, क्या? बोमन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले। अब मैं आपसे बोलूं तो बताओ किसके अंदर ये प्रोनेफ्रिक मिलेगी, किसके अंदर मेसोनेफ्रिक, किसके अंदर मेटानेफ्रिक? तो आप समझ चुके हो जब ये इवोल्यूशन का ही ऑर्डर है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है, तो जो आपके सबसे लोअर वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? प्रोनेफ्रिक। ठीक, उससे थोड़े डेवलप्ड जो वर्टिब्रेट है उनके अंदर, ठीक, तो सबसे मोस्ट डेवलप्ड वर्टिब्रेट है उनके अंदर आपको मेटानेफ्रिक मिलेगी। क्यों? कंप्लीट नेफ्रॉन है वहां पर। तो साइक्लोस्टोम्स, टेडपोल, इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? प्रोनेफ्रिक किडनी। मेसोनेफ्रिक कहां मिलेगा? फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर मिलेंगे आपको मेसोनेफ्रिक। और मेटानेफ्रिक आपको बर्ड्स और रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर आपको ये मेटानेफ्रिक किडनी देखने को मिलेगी। ठीक, और यही हम बात करें बच्चे तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि सबसे पहले ये लूप ऑफ हेनले किसके अंदर दिख रहा है आपको बताओ? मेटानेफ्रिक किडनी में। और मेटानेफ्रिक किडनी में भी किसके अंदर सबसे पहले दिखा हुआ था? तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स, मैमल्स। कहीं ना कहीं ये भी तो एक इवोल्यूशन का ऑर्डर है, रेप्टाइल से ही तो इवोल्व होकर बर्ड और मैमल्स आप आगे जाओगे ना। ठीक, यानी इन रेप्टाइल्स के अंदर सबसे पहले लूप ऑफ हेनले दिखी होगी। तो बताओ क्या पूरी तरह से डेवलप होगी क्या? नहीं सर, पूरी तरह से डेवलप नहीं होगी। पूरी तरह से तो धीरे धीरे जाकर डेवलप हुई होगी ना। तो जब हम बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात करते हैं बच्चे तो इनके अंदर इनकम्प्लीटली डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीटली डेवलप्ड लूप ऑफ हेनले मिलेगा आपको। ठीक है, और वही जब मैमल्स की बात करोगे क्या होगा? इनके अंदर कंप्लीटली डेवलप्ड होगा। ठीक है, कंप्लीटली डेवलप्ड। अब हम बच्चे अपने ह्यूमन किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए,
ह्यूमंस की बात करें बच्चे तो दो किडनी होती है हमारे अंदर, ठीक है, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। राइट वाली किडनी देख रहे हो कैसे, बताओ, ये राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे लग रही है, लेफ्ट वाली किडनी हमारी थोड़ी सी ऊपर लग रही है। ये राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा लीवर रखा हुआ है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर, उसने दबा दिया थोड़ा सा इसको, ये नीचे आ गई। लेफ्ट वाली ऊपर है आपकी, देख रहे हो। अगर कोई शेप पूछे कैसा देख रहे हो, देखो बीन शेप्ड, शेप देख रहा है बीन शेप्ड, ठीक। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो किडनी की लेंथ कोई पूछ ले, कह देना 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ होती है। और मोटाई की बात करें, कोई थिकनेस की बात करें तो कह देना 2 से 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है इसकी, ठीक है। अगर कोई पूछे इसको बॉडी में कहां रखा हुआ है, ये बॉडी में कहां रखा हुआ है इसको, तो हम बोलेंगे ये हमारे जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, T1 T2 T3 T4 T5 पढ़ते हो ना, तो T12 है ना, लास्ट थोरेसिक और आपकी जो थर्ड लंबर होती है L1 L2 L3, ठीक है, तो थर्ड लंबर लास्ट थोरेसिक T12 और L3 के बीच में रखी रहती है हमारी किडनी, ठीक है। ये इसकी पोजीशन हो गई। अब देखते हैं, अब एक जो ये किडनी है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे हम, कैसा दिखता है अंदर से, देखते हैं। अगर किडनी की बात करें बच्चे तो लगभग 120 से 170 ग्राम की होती है हमारी किडनी, ठीक है। और ये बॉडी में कैसे रखी हुई है, ये किडनी जो हमारी बॉडी के अंदर कैसे रखी हुई है किडनी आपकी, इसके केवल जो इसका जो वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल मतलब आगे वाला सरफेस, ठीक, इसके केवल ये वेंट्रल सरफेस पर ही ये पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। इसका जो डोर्सल सरफेस है किडनी का, वो डायरेक्ट आपके बॉडी वॉल से अटैच है, ठीक। किडनी का जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस आगे की तरफ का सरफेस है, वो आपका कवर्ड है पेरिटोनियम से, ठीक है। वेंट्रल सरफेस क्या बोलोगे, कवर्ड बाय पेरिटोनियम, कवर्ड है। और जो डोर्सल सरफेस है उसका, डोर्सल सरफेस जो डोर्सल साइड में बॉडी के, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी वॉल से अटैच होता है, डायरेक्टली बॉडी वॉल से अटैच होता है, ठीक। और इस तरह के जो ऑर्गन होते हैं जिनका केवल एक ही सरफेस पेरिटोनियम से कवर्ड होता है और दूसरा सरफेस डोर्सल सरफेस बॉडी वॉल से डायरेक्ट अटैच होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। डियोडेनम देखा था आपने, रेट्रोपेरिटोनियल। वही जब आपने स्टमक की बात की थी, बोला था स्टमक इंट्रापेरिटोनियल, पूरी तरह से उसको आपने कवर कर दिया था, याद करो, ऐसे कवर किया था हमने अपने स्टमक को इस तरीके से। विसरल पेरिटोनियम इसके चारों तरफ दौड़ाई थी और पेराइटल पेरिटोनियम से ले जाकर इसको बॉडी चिपका दिया था। और ये पेराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच में बोल दिया था कि ये पेरिटोनियल कैविटी बना दी थी हमने, लेकिन ऐसा यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो डोर्सल सरफेस है डायरेक्टली बॉडी से अटैच होता है, इसलिए बोलते हैं इसको हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। चलिए, अब अगर एक किडनी की बात करें, देखो ये बीन शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, ठीक, इसको हमने क्या किया, इसको हमने बाहर की जो कवरिंग है बहुत ही हार्ड टफ कवरिंग दी है बाहर। क्यों, क्योंकि अभी तो बताया डायरेक्टली बॉडी वॉल से अटैच कराना है, तो इसकी आउटर कवरिंग जो होती है बहुत ही हार्ड टफ कवरिंग दे रखी है। और एक चीज, इसकी जो आउटर कवरिंग जो मैं बोल रहा हूँ बहुत हार्ड और टफ है, किसकी होती है, किसकी बनी होती है, तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है इसकी आउटर कवरिंग। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ये आउटर कवरिंग हो गई हमारी किडनी की, रीनल कैप्सूल, टफ कैप्सूल होता है, ठीक है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है। किडनी के अंदर का जो मटेरियल है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बाहर वाला पेरीफेरी वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, देखो कॉर्टेक्स बोल दिया उसको। और ये बीच का जो सेंटर वाला रीजन है इसको बोल दिया मेडुला, ठीक है, मेडुला बोल दिया इसको बोल दिया कॉर्टेक्स, इसको बोल दिया मेडुला। और ये जो मेडुला वाला रीजन आपको दिख रहा है, इसके अंदर कुछ ये पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, देखो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रीनल पिरामिड। और एक किडनी के अंदर लगभग 8 से 12 रीनल पिरामिड हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो आपको पिरामिड दिख रहे हैं ना, पिरामिड, इनके बीच में भी ये कॉर्टेक्स देख रहे हो, कॉर्टेक्स, इनके बीच में कॉर्टेक्स देख रहे हो, बढ़ गया, एक्सटेंड कर गया, ठीक। तो इस जो मेडुला वाले रीजन में इन पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स ये आपका बढ़ चुका है, एक्सटेंड कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। और इसके अगर एग्जिट और एंट्री की बात करें तो ये देखो आपकी रीनल, देखो हमारी ब्लैक ही है, आर्टरी भी ब्लैक बनाई मैंने और वेन्स भी ब्लैक बनाई, कोई दिक्कत नहीं, काली मानो होना चाहिए, इसको रेड बनाना चाहिए, इसको ग्रीन बनाना चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं, इतना हम समझ लेंगे, ठीक है। तो आपकी रीनल आर्टरी है जो कि आपकी किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, देखो यहाँ से एंटर कर रही है। ये रीनल वेन है जो कि आप किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर बाहर निकल रही है, रीनल वेन हो गई। और यहीं किडनी का यहीं पर एंट्री गेट है, यहीं पर हमने यूरेटर को भी बाहर निकाल दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है, तो देखो ये जो पोर्शन है किडनी का, जहाँ सारी चीजें एंटर कर रही हैं, बाहर आ रही हैं, एग्जिट कर रही हैं, इसको बोलते हैं हाइलम ऑफ द किडनी। क्या बोलते हैं इसको, हाइलम, किडनी की हाइलम हो गई, ठीक है, जहाँ से चीजें एग्जिट कर रही है और एंटर कर रही हैं। तो ये जो हमारा कॉन्केव सरफेस है, ये कॉन्वेक्स हो गया, जो कॉन्केव सरफेस है हमारा, इस कॉन्केव सरफेस पर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जहाँ सारी चीजें आ रही हैं, जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, हाइलम ऑफ द किडनी। चलिए आगे देखते हैं। अब इसे अगर पिरामिड की बात करें बच्चे, तो क्या खासियत है इन पिरामिड्स की, इन्हीं पिरामिड्स के अंदर हमारे किडनी के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं,
जिनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करना है आगे, वो नेफ्रॉन जो है इन्हीं पिरामिड्स के अंदर रखे हुए हैं बच्चे, इन्हीं पिरामिड्स के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो हमारी किडनी की है, जिसकी वजह से किडनी है, किडनी तो कुछ नहीं, देख रहे हो किडनी ये हो गई, क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है, यानी इसके अंदर जो रखे हैं वही नेफ्रॉन ही सब कुछ करने वाले हैं, ठीक। तो इसलिए हम नेफ्रॉन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अभी आगे देखेंगे उनके फंक्शन के बारे में देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ रखे हैं, इन्हीं पिरामिड्स के अंदर रखे हुए हैं। आप देखिए ये जो पिरामिड है, इन पिरामिड का जो अपेक्स होता है, देख रहे हो ये अपेक्स, इसको हम बोलते हैं रीनल पैपिला। क्या खासियत है इस रीनल पैपिला की, वो तो आपको समझ में आएगा जब आप नेफ्रॉन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अभी जब आप नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे तब समझेंगे इनकी खासियत हम। लेकिन ये जो रीनल पैपिला है इसका क्या हो रहा है उसको देखो आप। ये जो रीनल पैपिला है यहाँ देखिए, ये देखिए रीनल पैपिला, ये एक रीनल पैपिला, ये रीनल पैपिला। तो ये रीनल पैपिला जो होती हैं ये आगे कहाँ खुल जाती हैं, ये इस डक्ट के अंदर। रीनल पैपिला जिस ट्यूब के अंदर खुल रही है उनको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। और इसी तरीके से जितने आपके पिरामिड होंगे उतनी रीनल पैपिला होगी और उतने ही माइनर कैलिक्स होंगे। तो 8 से 12 रीनल पिरामिड, 8 से 12 रीनल पैपिला और 8 से 12 माइनर कैलिक्स। और ये लगभग 2-3 माइनर कैलिक्स जो होते हैं ये एक मेजर ट्यूब में आकर खुल जाते हैं और इस मेजर ट्यूब को बोलते हैं मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोगों ने, मेजर कैलिक्स। और इसी तरीके से सारे जो मेजर कैलिक्स आपके होते हैं, ठीक है, जितने ही मेजर कैलिक्स बनेंगे वो सारे के सारे मेजर कैलिक्स आकर एक कॉमन ओपनिंग में खुल जाते हैं। किसके अंदर, ये सारे के सारे आकर खुल गए किसके अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर। किसके अंदर आकर खुल जाएंगे, ये रीनल पेल्विस। ये सारे के सारे आकर खुल जाएंगे रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस जो है ये वाला ये जो रीजन है आपका, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। और ये आगे कहाँ कर जाएगा इलोंगेट, आपका यूरेटर में। यूरेटर, रीनल पेल्विस खुल गई, यूरेटर। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से आपका यूरिन जो है, यूरिन का फॉर्मेशन यही होगा, नेफ्रॉन में होगा। वो नेफ्रॉन पहले यूरिन बनाने के बाद उसको डाल देंगे रीनल पेल्विस में, रीनल पैपिला में, रीनल पैपिला से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर बाहर निकली, यूरेटर लेकर उसको कहाँ चली जाएगी, आपके यूरिनरी ब्लाडर में। ठीक है, तो ये हमारा रूट हो गया पूरे फ्लो का। लिख लेते हैं बच्चे क्या क्या सीखा हमने। किडनी की बात करें तो कैसा होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक, बीन शेप्ड होती है, लगभग 120 से 170 ग्राम की होती है किडनी हमारी, ठीक। और इसके डायमेंशन के बारे में मैंने बता दिया, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, ठीक। पोजीशन क्या बताओ, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, याद रख लेंगे इसको। कैसा ऑर्गन होता है हमारा, रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ठीक है। पेरिटोनियम इज प्रेजेंट ओनली ऑन द वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड में कैसा है, ये डायरेक्टली अटैच्ड टू द बॉडी वॉल, ठीक है। मेडुला को क्या कर दिया हमने, तो मेडुला इज डिवाइडेड इनटू 8 to 12 कॉनिकल शेप्ड पिरामिड, ठीक है। इसको रीनल पिरामिड बोलते हैं। मेडुला के अंदर 8 से 12 रीनल पिरामिड मिलेगी। और अपेक्स ऑफ द पिरामिड क्या बोलते हैं उसको, रीनल पैपिला। रीनल पैपिला किसमें खुली थी, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स इसमें खुलेंगी सारी रीनल पैपिस में, रीनल पैलिस यूरेटर, यूरेटर कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में चला गया ग्रीन आपका, ठीक। और इन्हीं पिरामिड के अंदर क्या मिलेंगे, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन या फिर यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये यूरिन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रेजेंट इन द पिरामिड, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। जो हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्स होती हैं, नेफ्रॉन जो हमारी है। नेफ्रॉन क्या होते हैं बच्चे, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती हैं, ठीक है। तो एक किडनी में क्या क्या मिलेगा, तो एक किडनी में अगर नेफ्रॉन की बात करें तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलते हैं हमारे एक किडनी के अंदर। तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होंगे। तो टोटल कितने नेफ्रॉन होंगे बताओ, टोटल सर 2 किडनी है तो 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गए, ठीक है। और एक किडनी के अंदर 8 से 12 रीनल पिरामिड, ठीक, 8 से 12 माइनर कैलिक्स और 3 से 4 मेजर कैलिक्स देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो अब हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, कहीं ना कहीं अगर यूरिन बनाना है तो नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अब बच्चे हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या देखने को मिलेगा बताओ, तो उसके अंदर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। और जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ना बच्चे, इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को, बोमन्स कैप्सूल। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के बाद इसका ट्यूबुलर पार्ट शुरू हो जाता है, ट्यूबुलर ट्यूब्स दिख रहे हैं आपको, ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो इसका सबसे प्रॉक्सिमल, सबसे फर्स्ट जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, जो थोड़ा ट्यूब क्वाइल्ड होगा तुम्हारा, उसे बोलेंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद थोड़ा और एक आपका स्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट हुआ, इसका स्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट। और जो स्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट है कहीं ना कहीं ये देखो कैसा दिख रहा है, देखो ऐसे स्ट्रेट नीचे आया फिर ये ऊपर चला गया, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और जो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस पार्ट को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। इसके अंदर एक हमें ये डिसेंडिंग लिम्ब दिख रही है जो नीचे उतर रही है, और इसका एक जो लिम्ब है ऊपर चढ़ रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये असेंडिंग लिम्ब। जब आप असेंडिंग लिम्ब की बात करते हो तो इस असेंडिंग लिम्ब का जो इनिशियल पोर्शन होता है, स्टार्टिंग जो पोर्शन होता है बच्चे, वो थिन होता है, देख लो थिन है ये, ठीक।
और जो इसका बाद वाला पोर्शन होता है क्या होता है, वो थिक होता है, तो इसको बोलते हैं थिन असेंडिंग लिम्ब, इसको बोलते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, आगे देखिए, फिर इस असेंडिंग लिम्ब के बाद क्या होगा बताओ, इस असेंडिंग लिम्ब के बाद फिर से आपको एक फिर थोड़ा सा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्यों डिस्टल, सबसे बाद में आ रहा है तो डिस्टल, सबसे पहले आ रहा है तो प्रॉक्सिमल। ठीक, तो सबसे जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको क्या बोल दिया हमने, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये डिस्टल डीसीटी जो है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इसका, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये कहां जाकर खुल जाएगा, ये ट्यूबुलर पार्ट एक बड़ी सी डक्ट में जाकर खुल जाता है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता बच्चे, बल्कि इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारे नेफ्रॉन जाकर खुलते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से नेफ्रॉन आकर खुले, कई सारे नेफ्रॉन आकर एक लगभग एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर 4000 नेफ्रॉन आकर खुलते हैं बच्चे। ठीक है, और हर नेफ्रॉन का यही लास्ट डिस्टल पोर्शन, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो जिसको बोल रहा वही उसका ट्यूबुलर पार्ट आकर खुलेगा एक नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, ये तो बात हो गई क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पीसीटी क्या इंपॉर्टेंस है, लूप ऑफ हेनले क्या होने वाला है, डीसीटी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे बनी हुई है, किस तरह की सेल है इनके अंदर, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि इस नेफ्रॉन का काम क्या होता है। ये इधर देखिए, अगर हम किडनी की बात करें बच्चे, तो किडनी क्या काम करने वाली, तो ब्लड को फिल्टर करना है। ठीक, ब्लड के अंदर जो वॉस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना है, नाइट्रोजनस वॉस्ट को बॉडी के बाहर निकालना है। तो इस नाइट्रोजनस वॉस्ट को बॉडी के बाहर कैसे निकाला जाता है, तो उसको निकालने के लिए देखो, सबसे पहले तो किडनी के अंदर हमारी रीनल आर्टरी एंटर की, मैंने दिखाया था आपको, रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करेगी। ठीक, एंटर करने के बाद ये आर्टरी एंटर करके क्या करती है, कई सारे ब्रांचेस बनाती है अंदर। देखो, हर पिरामिड के बाद इसकी एक ब्रांच जाएगी। ठीक, और फिर हर पिरामिड के अंदर फर्दर जाकर फिर इसकी और ब्रांचेस बनती हैं। ठीक है, और ब्रांचेस बनने के बाद फाइनली आर्टरी का जो टर्मिनल होता है क्या होता है, उसको आर्टरियोल बोलते हैं। मैंने सब डिस्कस किया आपसे, आर्टरी, ऑर्टा, आर्टरी, आर्टरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन्स, फिर वेना कवा, पूरा मैंने आपको पूरा सीरीज में पूरा कैसे ये बिछा हुआ है पूरा नेटवर्क मैंने आपको समझाया है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये आर्टरी जो है फाइनली किस में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, कई सारी आर्टरियोल में। ठीक, और कितनी आर्टरियोल बनेंगी जरा देखिए आप, एक आर्टरी, एक रीनल आर्टरी जो एंटर की है, इसे कितने नेफ्रॉन को सप्लाई करना है, तो हमारे एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन है, तो लगभग 1 मिलियन आर्टरियोल बनेंगी अंदर जाकर। और वो क्या करने वाली है, वो देखो, ये जो आर्टरियोल है, ये एक एक आर्टरियोल एक एक नेफ्रॉन के पास आएगी। कैसे आ रही है वो देखो, ये देखो, ये जो एक नेफ्रॉन है, इसका जो ये बॉमन्स कैप्सूल आप देख रहे हो, इसका जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, इसके एक एंड से देखो ये आर्टरियोल आ रहा है, आएगा, और इसके कप शेप्ड स्ट्रक्चर में आकर ये क्या कर देगा, ये डिवाइड हो जाएगा कैपिलरीज में, जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ये क्या है, ये कैपिलरी का नेटवर्क है, कैपिलरीज का नेटवर्क है, यहां पे इसको आप बोले हो ग्लोमेरुलस। और ये जो कैपिलरीज के नेटवर्क हैं, क्यों बनाया कैपिलरी, सर कैपिलरी एक ही काम के लिए बनाया जाता है, छानने के लिए। ठीक है, या तो फिल्ट्रेशन के लिए कैपिलरी बनाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर केवल एक सिंगल लेयर पाई जाती है, याद है हमें। ठीक, तो ये जो कैपिलरी का नेटवर्क बना है, क्या होगा, ये जो आफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड लेकर आएगा, जो ब्लड लेकर आ रहा है, वो इस कैपिलरी के लेवल पर क्या होगा बताओ, कैपिलरी के अंदर वो चीजें यहां से छनेंगी। क्यों छनेंगी सर, क्यों कैपिलरी से बाहर छनेंगी, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो, तो आपने क्या किया, अब देखो, ये आर्टरियोल आता है, कैपिलरी बनती है, कैपिलरी के बाद अभी तक क्या जानते थे आप, वेन्यूल्स, वेन, ऐसा जानते थे। लेकिन यहां पर क्या होता है बच्चे, कि आने वाला भी आर्टरियोल है और जाने वाला भी आर्टरियोल है। देखो, आने वाले को बोला आपने आफरेंट आर्टरियोल और जाने वाले को बोला इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, यानी सर इस ग्लोमेरुलस के लेवल पर यहां पर क्या हो रहा है, इस ग्लोमेरुलस के बाद, इस कैपिलरी के बाद जो आर्टरियोल यहां पर निकलता है, वो भी एक आर्टरियोल ही है। ये जो ब्लड वेसल निकली, ये भी आर्टरियोल ही है, ये एक अलग हो गया यहां पर। यानी इसके अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और इसके अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अभी तक आप क्या जानते थे, अभी तक आप जानते थे आर्टरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वो कहानी यहां पर नहीं हो रही है। यहां पर क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, क्योंकि बच्चे यहां पर काम ही कुछ अलग चल रहा है। यहां पर केवल ऑक्सीजन CO2 का लेन देन नहीं हो रहा है, बल्कि यहां पर कुछ और चलने वाला है। देखते हैं क्या होने वाला है यहां पर, देखिए आप, तो ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, जो कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज के अंदर चीजें क्यों छनती हैं, कैसे यहां पर छाना जाएगा, कैसे उस नाइट्रोजनस वाष्प को कैसे बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या किया हमने, ये जो आने वाली जो ट्यूब है, देख रहे हो, आने वाली जो ट्यूब है, जिसको आप बोल रहे हो कि आफरेंट आर्टरियोल, ये जो आफरेंट आर्टरियोल है, इनका डायमीटर हमने थोड़ा बड़ा रखा है, ज्यादा वाइड रखा, देख रहे हो, और जो जाने वाली आर्टरियोल है, इनका डायमीटर हमने कम रखा। अब इसकी वजह से क्या होगा, आने वाली आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा है, जाने वाली आर्टरियोल का डायमीटर कम है, मतलब आने वाली आर्टरियोल ज्यादा ब्लड लेकर आएंगी,
और ये ले जाने वाली आर्ट्रियोल कम ब्लड लेकर जा पाएंगी क्योंकि डायमीटर कम है इनका, और ये ज्यादा लेकर आ रही है, कम निकल रहा है, मतलब फाइनली इस कैपिलरी के लेवल पर खूब ज्यादा प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर जनरेट होगा। यहां पर क्यों आ रहा है ज्यादा, निकल रहा है कम, तो यहां पर फाइनली प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? बिल्कुल लगेगा सर। इस कैपिलरी के लेवल पर एक्सटेंसिव प्रेशर लगेगा, और इस कैपिलरी के लेवल पर यहां पर जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रेशर लग रहा है, उसी प्रेशर की वजह से इस कैपिलरीज, इस ब्लड वेसल से चीजें छनकर बाहर आ जाती हैं, चीजें छन के बाहर आ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या और फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, यहां पर कौन उसको रोकेगा, कैसे आ रही हैं, ये सारी चीजें हम जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं फिर मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं किसी अलग चीज के लिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों हमने इस बोमन्स कैप्सूल के लेयर को सिंपल स्क्वैमस बनाया, ये मैं समझाना चाहता हूं आपको। क्यों यहां पर मैं बोलूंगा ब्रश बॉर्डर कीवर्ड डली, मैं समझाना चाहता हूं ताकि आपको रटना ना पड़े सारी चीजें। देखिए तो क्या होगा बताओ, यहां पर चीजें छनी है, और यहां पर जो चीजें छनी है उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें हमें आगे लेकर चलना है, ट्यूब्स के अंदर लेकर जाना है। ठीक है, क्या होगा ट्यूब के अंदर, भूल जाओ क्या होने वाला है, भूल जाओ उस सब चीजों को आप। देखो यहां पर हमने छाना है इनको, यानी सारे मटेरियल को छान कर आपने अंदर ले आए यहां पर, ठीक है, अंदर लेकर चले आए। और यहां पर अगर हम बात करें बच्चे, अब अगर आप चाहते हो कि इन कैपिलरी से जो चीजें छनी है, इन कैपिलरी जो चीजें छन के जो बाहर आई हैं, ठीक है, बाहर आई हैं, पहले तो क्या होगा, यहाँ पर पड़ी रहेंगी वो, ठीक है, यहाँ पड़ी। अगर चाहते हो इस कैप्सूल में आ जाएं और इस ट्यूब्स के अंदर जाएं, वो इस ट्यूब्स के अंदर जाएं, क्या होने वाला, जाने के बाद वो बात की बात है, इस ट्यूब्स के अंदर जाना चाहती हैं तो पहले इस लेयर को भी तो उसे पार करना पड़ेगा, ये जो लेयर है, इस बोमन्स कैप्सूल की लेयर को भी तो पार करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर जो मटेरियल पड़ा है, ठीक है, इस कैपिलरी से छनकर जो मटेरियल बाहर आया है, जो इस कप में पड़ा है, अगर आप चाहते हो इसके ल्यूमेन में आ जाए, यहाँ पर आ जाए वो, तो इस बोमन्स कैप्सूल की जो एपिथेलियम है वो कैसी होनी चाहिए? तो आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा है कि हमारे पास एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही केवल ऐसी एपिथेलियम है जो कि क्या कर सकती है, अपने आर पार चीजों को भेज सकती है। तो बोमन्स कैप्सूल में अगर कोई एपिथेलियम लगानी है तो कौन सी एपिथेलियम मैं लगाऊं बताओ? तो सर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ताकि जो चीजें यहाँ पर छनी हैं वो अंदर आ सकें, इसके ल्यूमेन में आ सकें, ताकि ट्यूब्स में जा सकें। ठीक है, तो इसको लाने के लिए यानी अब समझ में आ गया कि बोमन्स कैप्सूल की एपिथेलियम कैसी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एक ये क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, और इस बोमन्स कैप्सूल की जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, इनकी जो ये सेल्स हैं, इनकी जो ये सेल है, इन सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स। ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की जो सेल्स हैं, ये कई सारी सेल से मिलकर ही तो एपिथेलियम बनी होगी, और इन इंडिविजुअल सेल को आप क्या बोलते हो, पोडोसाइट सेल। ठीक है, क्यों आपने इनको पोडोसाइट सेल बोला वो देखो आप, पोडो मतलब पैर, पैर कहां से आ गया इनके, देखो तो इनके पास ये प्रोजेक्शंस कहां से आते हैं, तो ये जो पोडोसाइट सेल्स होती हैं बच्चे, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस बनाती हैं, और ये प्रोजेक्शन जो इन्होंने बनाया है ये क्या करती हैं, ये जो कैपिलरीज हैं इनको होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, ठीक है, होल्ड करके रखती है, ताकि भैया तुम यहीं पड़े रहो और छानते रहो, हम आगे पास करते रहे। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल। ये किस तरीके से अरेंज होती हैं बच्चे, तो एकदम एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज है, थोड़ा सा फाइन स्लिट गैप छोड़ देती है बीच में। ठीक है, एक दूसरे से जो अरेंज है चिपक के, इनके बीच में थोड़ा सा स्लिट गैप छोड़ देती है। ये क्यों स्लिट गैप छोड़ दिया, थोड़ा सा गैप क्यों छोड़ दिया बीच में इन्होंने, ताकि जो चीजें यहाँ पर छनी है वो पूरी की पूरी अंदर आ सके, पूरी की पूरी अंदर आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग बच्चे सब कुछ अंदर चला आता है, कुछ प्रोटीन्स को छोड़ दिया जाए, लार्ज मोलिकुलर प्रोटीन्स वगैरह को छोड़ दिया जाए, आरबीसी छोड़ दिए, तो बाकी सारी चीजें जो है छनकर, मेजर फ्रैक्शन जो है ना वो आपका छनकर यहाँ पर चला आता है, कैप्सूल में आ जाता है। इसीलिए इस छन्ने को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये सब चीजें बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला, बात की बात है, छोड़ो। लेकिन एक बात हमें समझ में आई, यहाँ पर जो भी चीजें छन कर आई हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या हो जाएंगी, इस ल्यूमेन में आ जाएंगी, इस बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में छन के चली आएंगी। ठीक है, और आपको एक बात ताज्जुब होगी जानकर कि हमारे जो किडनी है, हमारे किडनी में टोटल कितने नेफ्रॉन है, 1 मिलियन, एक किडनी में 1 मिलियन, और दोनों किडनी को मिला दो तो 2 मिलियन नेफ्रॉन। और ये जो दोनों 2 मिलियन नेफ्रॉन है दोनों किडनी के अंदर, ये टोटल नेफ्रॉन एक दिन में 180 लीटर पानी छानकर इकट्ठा करते हैं। 180 लीटर, हमारी बात समझ में, यहाँ पर कितना पानी छनकर आता है, सारे नेफ्रॉन को मिला दो, दोनों किडनी के 2 मिलियन नेफ्रॉन को मिला दो तो एक दिन में कितना पानी छनकर यहाँ पर आता है, 180 लीटर। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बात की बात है, देखते हैं अभी। ठीक, यानी बस इतना हमें समझ में आ गया कि 180 लीटर पानी छनकर आता है यहाँ पर,
और एक दिन में हम कितना यूरिन पास करते हैं? लगभग 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर हम यूरिन पास कर रहे हैं और 180 लीटर चीजें छन के बन रही हैं यहाँ पर बाहर निकालने के लिए। यानी सर लगभग 99 to 98% चीजें जो है वो तो निकल गई ना, रीएब्जॉर्ब दोबारा, यानी कहीं ना कहीं उनको उठा लिया गया। कहाँ 180 लीटर और कहाँ 1 लीटर बाहर निकाल रहे हो, तो सब बाकी चीजों को क्या किया आपने, उठा लिया दोबारा से। ठीक, तो जो ट्यूब में छनकर आई है चीजें, उनको कहीं ना कहीं में दोबारा उठाना है, दोबारा से उठाना है, दोबारा हमें क्या करना है, रीएब्जॉर्ब करना है, दोबारा से रीएब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो यहाँ पर फिल्ट्रेट छना है वो आगे चलेगा, आगे चलेगा। तो इस कैप्सूल, इस बोमांस कैप्सूल के बाद का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं नेक, एक छोटा सा रीजन होता है उसको बोलते हैं नेक। इसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी नहीं बात करेंगे, नहीं करेंगे हम, ठीक है, चलिए। तो इसके अंदर नेक रीजन हो गया। इसके बाद क्या आएगा बताओ आपका, इसके बाद का जो रीजन है उस ट्यूबुलर पोर्शन, उसको आप बोले पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इस पीसीटी के बारे में जरा बात करते हैं, क्या होता है। देखिए, ये जो पीसीटी सबसे पहला पोर्शन है, देखो हमारी बॉडी इतना ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है, हमारी बॉडी इतना ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए बच्चे, क्योंकि हमारी बॉडी किसी पे कुछ थोपती नहीं है। उस हमारी बॉडी की हर एक सेल को जहां काम मिला वहीं पे निपटा देगी। वो ये नहीं सोचेगी चलो थोड़ा हम कर लेते हैं, थोड़ा तुम कर लेना। ठीक है, इसीलिए इतनी एक्यूरेसी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जैसे ये फिल्ट्रेट इस बोमन्स कैप्सूल से हटकर निकल कर आया कहां पर, पीसीटी के अंदर आया। तो इस पीसीटी के अंदर भी क्या होगा, देखो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, देखिए थोड़ा सा इसको वाइट बना देता हूं मैं, ताकि आप समझ पाओ। इस पीसीटी की जब बात करोगे तो इस पीसीटी की जो सेल्स है, प्रोक्सिमल कौन, ये जो सेल, देखो ये जो ट्यूब बनी है, इस ट्यूब में भी तो सेल्स होंगी। देखो सेल के अरेंजमेंट से तो बना है पूरा का पूरा ट्यूब है। हाँ, ठीक है, तो ये जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी ज्यादा से ज्यादा। ये क्या सोचेंगी, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकें। क्यों, मैंने अभी बताया हमारी बॉडी की सेल खुद सब निपटाना चाहती है, किसी को छोड़ती ही नहीं है, इसीलिए इतनी एक्यूरेसी, इसीलिए इतने अच्छे से काम कर रही है हमारी बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर जो फ्लूइड आया है चाहेगी ज्यादा से ज्यादा मैं निकाल लूँ यहाँ से, और ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए सरफेस एरिया भी बढ़ानी पड़ेगी। एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहते हो तो सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये जो सेल्स हैं, यहाँ पर जो सेल्स हैं, इन सेल्स के सरफेस पे हम क्या कर देते हैं, ये माइक्रोविलाई लगा देते हैं। ठीक है, और इस माइक्रोविलाई लगाने में क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। ठीक, और जिसके सरफेस पे माइक्रोविलाई लगा देते हो क्या बोलते हो, ब्रश बॉर्डर, क्या बोलते हो उसको, उसकी सरफेस बोलते हो कि ब्रश बॉर्डर सेल होगी। ठीक, यानी एक बात समझ में आ गई कि हमारी जो ये पीसीटी है, पीसीटी की जो सेल्स हैं उनकी सरफेस पे क्या मिलेगा आपको, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मिलेगा। ठीक है, वो तो ब्रश बॉर्डर, वो तो आपने मॉडिफिकेशन को बोला। ये सेल्स कैसी हैं, तो ये जो सेल्स होती हैं बच्चे, ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल। और एब्जॉर्प्शन किसका काम होता है, सिंपल क्यूबॉइडल की कंपाउंड का, सर सिंपल क्यूबॉइडल का। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम ही एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों ने, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कहाँ लगाया, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कहाँ लगाया हमने इसको बताओ, हमारे पीसीटी के अंदर। अब क्यूबॉइडल क्यों लगाया, क्योंकि क्यूबॉइडल पता है आपको लार्ज बेस वाली सेल होती है। ठीक है, यहाँ पर चाहिए भी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करना है। ठीक, तो सिंपल ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और मैंने आपको एनिमल टिश्यू में बताया है, क्या बताया बताओ, कि कोल्यूमनर कहाँ लगाएंगे, अपने डायजेस्टिव ट्रैक्ट में लगा देंगे। ठीक है, और क्यूबॉइडल कहाँ लगाएंगे, अपने यूरिनरी ट्रैक्ट में लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको कुछ वहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाए, वहाँ पर बहुत डिटेल में देखा मैंने आपको। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगा, तो क्यूबॉइडल तो लगा, लेकिन कैसा, ब्रश बॉर्डर। क्यों ब्रश बॉर्डर लगाया वो आपको शायद समझ में आ गया, क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये एब्जॉर्प्शन हो सके। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ये कर सके, तो ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगा दिया। चलिए ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है, मैक्सिमम फ्रैक्शन 70 से 80%, कुछ कुछ चीज़ें तो 100% यहीं पर उठा ली जाती हैं, रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद जो दूसरा पोर्शन आया, सब में क्यूबॉइडल ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, मॉडिफिकेशन अलग अलग होंगे, लेकिन सब में क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही मिलने वाली है। देखिए, अब इसके बाद देखो आप, इसके बाद आओ, इसके बाद का जो पोर्शन है क्या बोला आपने उसको, लूप ऑफ हेनले। इसका डिसेंडिंग पोर्शन, इसका असेंडिंग पोर्शन। ठीक, तो अगर लूप ऑफ हेनले की बात करें तो इसका डिसेंडिंग और असेंडिंग पोर्शन जो होता है ना, ये थोड़ा अलग अलग नेचर का है। कैसे अलग है ये, तो जो लूप ऑफ हेनले, इसका जो डिसेंडिंग पोर्शन होता है, डिसेंडिंग पोर्शन, ये केवल बच्चे पानी के लिए परमिएबल होता है। किसके लिए परमिएबल होता है, पानी के लिए, केवल ये पानी निकाल सकता है बाहर। ठीक है, ये बनाए गए इस तरह से, ठीक, कि ये केवल पानी के लिए परमिएबल है। ठीक, यानी क्या करेगा, जब यहाँ से जो फिल्ट्रेट आएगा तो ये पानी को निकालेगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग पोर्शन इज परमिएबल फॉर वाटर। ठीक है, और इसका जो असेंडिंग पोर्शन होता है ये सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है, पानी के लिए नहीं बल्कि सॉल्ट के लिए परमिएबल है। तो ये क्या करेगा, ये सॉल्ट निकालेगा। ये सब क्यों निकाल रहा है मैं आगे समझाऊंगा बच्चे अभी आपको। ठीक है, जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, काउंटर करेंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो वहाँ सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक, अभी मैं समझ में आ गया कि जो डिसेंडिंग पोर्शन है हमारे लूप ऑफ हेनले का, वो पानी बाहर निकालता है। ठीक, परमिएबल फॉर वाटर,
और जो असेंडिंग पोर्शन ये क्या बाहर निकालता है, ये हमारा सॉल्ट बाहर निकालता है, तो ये सॉल्ट के लिए परमेबल। चलिए ठीक है, अब बताओ, यानी यहाँ पर मैक्सिमम जो पानी है निकाल लिया जाता है, कंसंट्रेशन हो गया अच्छा खासा, ठीक। अब बताओ, अब यहाँ पर जो यूरिन पहुँचा, यहाँ पर जो ये फ्लूइड पहुँचा है, इस फ्लूइड के अंदर बताओ क्या बहुत ज़्यादा अभी भी चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए बचेंगी क्या? नहीं सर, क्योंकि मैक्सिमम तो वहीं कर लिया, यहाँ पर भी हो ही रहा है, यानी यहाँ पर जो पहुँचेगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं कराना है, ठीक। तो अभी हम देखेंगे डीसीटी के अंदर हम ऐसा होता ही नहीं कि हमेशा एब्जॉर्प्शन कराना हो, ठीक। यहाँ पर फैकल्टेटिव काम चलता है, कभी कराएं कभी नहीं कराएं, क्यों? मैक्सिमम तो इधर ही उठा लिया ना, देखो यहाँ पर कभी कराते हैं कभी नहीं कराते हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, फैकल्टेटिव कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, ठीक। और जहाँ पर कंडीशनल काम कराना है वहाँ पर बताओ क्या करूँ? क्यूबर्डल तो लगाना है सर, आपने बताया भाई क्यूबर्डल तो लगाना है, उससे नहीं बच सकते, ठीक है, तो क्यूबर्डल तो लगा दिया हमने, क्यूबर्डल हमने लगा दिया, ठीक है। लेकिन बताओ क्या ब्रश वाटर लगाएगा यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ ब्रश वाटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा काम ही नहीं है, तो उसको सिंपल रखो। तो ये सिंपल क्यूबर्डल एपिथेलियम होती है, क्यों? मैक्सिमम काम तो उधर कर चुके हैं, तो यहाँ पर मिलेगा आपको सिंपल क्यूबर्डल एपिथेलियम। और फिर ये डीसीटी, ये आपका डीसीटी किसमें आकर खुल जाएगा बताओ? कलेक्टिंग ट्यूब में, ठीक है। और एक कलेक्टिंग ट्यूब में लगभग बच्चे 4000 नेफ्रॉन आकर खुलते हैं, 4000 नेफ्रॉन की डीसीटी आकर खुलती है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जाएगा? ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जाएगा बताओ? ये कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीज़ें जो आपके कहाँ रखी है? मेडुला के अंदर रखी है, ठीक है। शायद आप बना चुके हो इस सब चीज़ों को, ठीक। तो आपको मेडुला के अंदर रखा है, ठीक। अभी मैं इसको और इलाबोरेट करता हूँ, देखते हैं क्या करना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम सीख लेते हैं, क्या देखा बताओ हमने, ठीक। एक तो हम ये समझ क्या बताओ कि आफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल में डायमीटर किसका ज़्यादा होगा? आफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज़्यादा होगा, इसका कम रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो चीज़ें छन ही नहीं पाएंगी, ठीक है। यहाँ पर ये छन नहीं पाएंगे, बताओ सही है, क्यों? क्योंकि डायमीटर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें छन कर आ रही हैं। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे बोला जाता है, बताइए अगर हमने क्या किया, आपसे बोला जाएगा कि आपने अगर इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर थोड़ा और बढ़ा दिया, थोड़ा और बढ़ा दिया, और इसको इतना ही रखा, अब बताओ यहाँ पर फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा या कम होगा? सोचो, यहाँ का डायमीटर बढ़ा दिया आपने, ठीक, तो अब और ज़्यादा ब्लड आएगा, डायमीटर इसका उतना ही रखा, मतलब कम निकल रहा है, और ज़्यादा आ रहा है, कम निकल रहा है, मतलब और ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो और ज़्यादा फिल्टर होगा, यहाँ पर ये चीज़ें और ज़्यादा फिल्टर होकर बाहर आएंगी, ठीक है। तो अगर आपने आर्टरियोल, अफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर बढ़ा दिया, इसका कम कर दिया, इसका नॉर्मल रखा, तो फिल्ट्रेशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर बताओ इसको हमने कांस्टेंट रखा और इसको बढ़ा दिया, इसका डायमीटर वाइड कर दिया, इफरेंट आर्टरियोल का अगर डायमीटर वाइड कर दिया तो क्या होगा? तो अगर हमने इसको कांस्टेंट रखा, आफरेंट वाले का कांस्टेंट रखा, और इफरेंट वाले का डायमीटर हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, और बताओ क्या हो जाएगा? इफरेंट वाले का डायमीटर अगर आप बढ़ा दोगे, इसको कांस्टेंट रखे, तो क्या हो? कहीं ना कहीं ये सेम डायमीटर वाले हो जाएंगे, और जब ये सेम डायमीटर वाले हो जाएंगे तो जितना ब्लड आएगा उतना निकल लेगा, तो प्रेशर लगेगा ही नहीं, यहाँ पर प्रेशर नहीं लगेगा तो आपका जो फिल्ट्रेशन है कम हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इनके डायमीटर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप समझ लोगे, ठीक है। हमें नेट क्या करना है, पर प्रेशर ज्यादा करना है, ठीक है। फिर आपसे बोला जाए बताओ इसको इतना ही रखो और इसको और पतला कर दो, इफरेंट वाले को और पतला कर दो, तो क्या होगा बताओ? उतना ही आ रहा है लेकिन निकल और कम रहा है, और कम रहा है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो फिर फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आप कर सकते हो कि आफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल का जब डायमीटर चेंज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। चलिए, अब मैंने इसको अगर किताबों में आप देखोगे तो ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको ऐसे बताया जाता है, ऐसे, इस तरीके से हम देखते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी विधि में से। अब मैंने उल्टा क्यों बना दिया ऐसे, आपको इधर उल्टा क्यों बना दिया? क्यों? एक क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। कौन सा क्वेश्चन है बताओ बच्चे? एक क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है यहाँ पर, एक जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपारेटस नाम की चीज़ होती है। क्या चीज़? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपारेटस। क्या होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपारेटस? तो कुछ सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। वो सेल्स क्या करती हैं? कुछ हार्मोन रिलीज करती हैं, एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, ये सब हार्मोन बनाती हैं। क्या काम होगा बात की बात देखेंगे आगे आगे, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन तो आपको एरिथ्रोपोइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रेनिन क्या करेगा? ये मेंटेनेंस कराएगा, यहाँ पर जीएफआर उफआर मेंटेन कराएगा। वो जीएफआर पता होना चाहिए उसके लिए, तो आगे देखते हैं, ठीक। तो ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, रेनिन हो गया, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, कौन रिलीज करेगा? तो ये रिलीज करेगा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपारेटस। इसको हम जेजी एपारेटस बोलते हैं, जेजी एपारेटस, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपारेटस। ये आपसे पूछा जाता है ये कहाँ रखा रहता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपारेटस कहाँ रखा रहता है? तो ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपारेटस रहते हैं डीसीटी, देखो डीसीटी और आफरेंट आर्टरियोल के जंक्शन पे रखा रहता है। यहाँ पे डीसीटी और आफरेंट आर्टरियोल के जंक्शन पर होता है आपका जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपारेटस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हमारी एनसीईआरटी भी लिखती है कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपारेटस कहाँ होता है? तो आफरेंट आर्टरियोल और हमारी डीसीटी के जंक्शन पर होता है। अगर यही जब हम ऐसे बनाते हैं तो हमें आफरेंट ऐसे यहाँ पर दिखाया जाता है, इफरेंट ऐसे दिखाया जाता है, ठीक। तो आप
आपके दिमाग में जो ऐसा पिक्चर दिमाग में रहता है, तो इफरेंट इस साइड में, आफ्रेंट इस साइड में, तो आपको अगर भूल भी जाता है ना, तो आप जब ये वाला डायग्राम जैसे आपके दिमाग में आता है तो कहते हो अच्छा क्वेश्चन तो भूल गया था लेकिन दिमाग आ गया, डायग्राम दिमाग में आ गया, हमने सही कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको ये डीसीटी और ये इफरेंट, ये वाला जंक्शन पता चलता है। ये देखो ये जंक्शन लग रहा है, आफ्रेंट और इफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी के बीच में तो कोई जंक्शन लगता ही नहीं कि जंक्शन होगा यहाँ पर। अरे बस तो तुरंत गलत करके चले आते हो आप, ठीक है। इसलिए मैंने उल्टा बना दिया। ये देखो ये आपका आफ्रेंट आर्टरियोल और ये आपकी डीसीटी और ये जंक्शन, इसी जंक्शन पे होगा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपारेटस, यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर एपारेटस कहाँ पर होगा? एट द जंक्शन ऑफ आफ्रेंट आर्टरियोल और डीसीटी। चलिए चलो एक नाम और मैंने छोड़ दिया आपको, देख लीजिए उस नाम को भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या है ये देखिए, ये आपका जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस और ये बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को कंबाइनली क्या बोलते हैं? मैल्पीजियन बॉडी बोलते हैं, मैल्पीजियन बॉडी, ठीक है। ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल क्या बोला हमने? मैल्पीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल बोलते हैं, रीनल कॉर्पसल या फिर मैल्पीजियन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो एक हमने ये तैयार कर लिया यहाँ पर। तो एक बार लिख लेते हैं बच्चे, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या देखना है यहाँ पर नेफ्रॉन के बारे में भी। तो नेफ्रॉन में क्या देखा होता है? बोमन्स कैप्सूल होगा। बोमन्स कैप्सूल किस चीज़ के लिए होना है? फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्यों? ब्लड का मैक्सिमम चीज़ें जो छन के बाहर आ जाती हैं कुछ प्रोटीन्स को छोड़कर, ठीक है। और कौन सी लाइनिंग होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसको आपको रटना ना पड़े बच्चे, इसीलिए मैंने इतनी कहानी आपको समझाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करें बताओ? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में क्या बोलोगे? इसमें क्या होगा? तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। हाँ सर बताया था अभी आपने, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यही करेगा, ठीक। और इसकी लाइनिंग क्या होती है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल तो पूरे आपके नेफ्रॉन में दिख रहा है, तो यहाँ पर ब्रश बॉर्डर क्यों पता है हमें? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। लूप ऑफ हेनले के बारे में क्या बोला होता है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हो रहा है यहाँ पर। कैसे कंसंट्रेशन और यूरिन का कैसे कंसंट्रेशन करा रहा है? तो एक सेगमेंट पानी निकालेगा, एक सेगमेंट सॉल्ट निकालेगा। तो पानी निकालते कंसंट्रेट कर देगा। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट, ठीक है। वाटर कहाँ से? डिसेंडिंग से। सॉल्ट कहाँ से? असेंडिंग से, ठीक है। तो डिसेंडिंग किसके लिए बताओ? परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। देखा अभी हमने, केवल वाटर के लिए परमिएबल था, इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट, ठीक। असेंडिंग की बात करो क्या बोलो बताओ? परमिएबल फॉर सॉल्ट एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर। हाँ ये इनकी खासियत है, ठीक है। देखा अभी हमने। और डीसीटी, और इस चीज़ को समझाने में थोड़ा सा मैं आपकी और हेल्प करूंगा, इसको आपको समझने में ऐसा क्यों है, जब मैं आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाऊंगा तो, ठीक है। देखो डीसीटी की बात करें, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या होता है यहाँ पर? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, बताया था मैंने अभी, हमेशा नहीं होता है, कंडीशनल फैकल्टेटिव, ठीक है। अच्छा जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, कब जरूरत पड़ेगी वो समझ में आएगा भी, जो हम रेगुलेशन की बात करेंगे वहां देखेंगे जरूरत के बारे में, तो ठीक है। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट होता है वहां पर, ठीक है। और कब होगा वो कंडीशन, कब बनेगी, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी वहां देखेंगे हम कैसे कंडीशन बनती है, ठीक। और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल तो हर जगह, लेकिन यहाँ पर सिंपल। सिंपल क्यों? जब कंडीशनल काम कराना है तब तो सिंपल रखो ना, तब क्यों ब्रश बॉर्डर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और लगभग मैंने बताया आपको कि 400 नेफ्रॉन जो होते हैं वो ओपन होते हैं इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये कलेक्टिंग डक्ट आपका एक नेफ्रॉन का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड इट इज फाउंड इन पिरामिड। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ मिलेगी आपको? पिरामिड वाले रीजन में मिलेगी, ठीक। और पिरामिड में देखा भी हमने, ठीक। एंड मैनी कलेक्टिंग डक्ट ओपन इनटू अ शॉर्ट ट्यूब, ठीक है, कॉल्ड डक्ट ऑफ बैलिनी, ठीक, या फिर पैपिलरी डक्ट। और ये पैपिलरी डक्ट किस में ओपन हो जाएंगे? रीनल पैपिला। ये मैं आपको समझाता हूं अभी। ये क्या हो गया? देखो सिंपल सी बात है, इधर देखिए, ये जो किडनी है हमारी, ठीक है, ये एक कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ये एक दूसरी कलेक्टिंग डक्ट है। एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारे नेफ्रॉन खुलेंगे, इसके अंदर भी कई सारे नेफ्रॉन खुलेंगे, ठीक। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट हैं, इनके अंदर जो भी यूरिन बना है, कैसे बनेगा देखेंगे अभी। जो यूरिन बना है ये क्या होगा? ये कॉमन, देख रहे हो यहाँ पर, कॉमन एक छोटी सी डक्ट में आकर खुल जाएंगे। कई सारे कलेक्टिंग डक्ट एक छोटी सी कॉमन डक्ट में आकर खुल जाएंगे। इसको बोलेंगे डक्ट ऑफ बैलिनी। यही है आपकी डक्ट ऑफ बैलिनी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? इस डक्ट ऑफ बैलिनी, ये डक्ट ऑफ बैलिनी कहाँ पर आकर खुली है? देखो ये आपकी रीनल पैपिला है, ये आपकी रीनल पैपिला। इसके बारे में तो आपने डिस्कस किया ही, पैपिला में खुल जाएगी। रीनल पैपिला किसमें खुल जाएगी? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स किसमें खुलेंगी? कई सारी। मेजर कैलिक्स फिर यूरेटर से पास होगा। इस तरीके से काम चल रहा है। वही हमने लिखा है बच्चे कि 4000 नेफ्रॉन ओपन्स इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब, ठीक है, किसके अंदर? कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक। एंड इट इज फाउंड इन द पिरामिड, ठीक है, पिरामिड रीजन मिलेगा आपको। बताओ कलेक्टिंग डक्ट कहां पर? पिरामिड के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक। एंड मैनी कलेक्टिंग डक्ट ओपन इनटू अ शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड डक्ट ऑफ बैलिनी। कई सारी कलेक्टिंग डक्ट आकर खुल रही है एक छोटे से ट्यूब में, इसको वाला आप बोले हो डक्ट ऑफ बैलिनी या फिर पैपिलरी डक्ट। और ये पैपिलरी डक्ट या फिर डक्ट ऑफ बैलिनी फिर किसमें जाकर खुल जाएंगे? रीनल पैपिला। रीनल पैपिला से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, यूरेटर, यूरेथ्रा पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे, हमारा जो बोमन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी, ये कॉर्टेक्स से पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स में तो समझ पा रहे हैं शायद आप,
ये देखिए जो हमने पढ़ा था ऐसे मेडुला पढ़ा था, ठीक। तो ये बोमन्स कैप्सूल यहाँ पर होगा, पीसीटी भी आपकी यहीं होगी, ठीक। लूप ऑफ हेनले अंदर जाएगा, ठीक है। फिर ये लूप ऑफ हेनले बाहर आ जाएगा, डीसीटी इसकी बाहर होगी ऐसे, ठीक है, डीसीटी इसकी बाहर होगी। फिर कलेक्टिंग डक्ट की अगर बात करें तो पूरा हुआ आपके मेडुला के अंदर। तो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट ये आपका कहाँ मिलेगा, मेडुला मिलेगा, ठीक है। पिरामिड्स के अंदर मेडुला मिल रहा है। और कॉर्टेक्स में कौन मिलेगा आपका, ये बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सब कहाँ पर होते हैं आपके, कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। और हेनलेस लूप और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ में होगी आपकी, वो मेडुला में होगी, ठीक। वही हमने क्या देखा था, बताओ, डायमीटर ऑफ द आफ्रेंट आर्टरियोल इज मोर देन इफरेंट आर्टरियोल, होना भी चाहिए, तभी फिल्ट्रेशन होगा, तभी तो प्रेशर जनरेट हो पाएगा। हाँ, एंड इफ द डायमीटर बिकम्स इक्वल देन नो फिल्ट्रेशन, अगर डायमीटर इक्वल हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा। आफ्रेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल की बात करें, है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जब दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो ये ब्लड डीऑक्सीजनेट कहाँ पर होता है, फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें समझ में आएगा कि ये डीऑक्सीजनेट फिर कहाँ पर हुआ, ठीक है। और ये जो हमारा नेफ्रॉन है बच्चे, ये देखिए आपका आफ्रेंट आर्टरियोल, ये आपकी इफरेंट आर्टरियोल। ये इफरेंट आर्टरियोल क्या करती है, ये जो आपकी ट्यूब्स दिख रही हैं, पीसीटी, डीसीटी, है ना, सारी जो ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, लूप ऑफ हेनले, इनके अराउंड एक पेरी ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब के अराउंड तो पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क बना लेती है, ठीक है, पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क। और इस पेरी ट्यूबुलर जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क है, ट्यूब्स की चारों तरफ जो पेरी ट्यूबुलर जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क बना है, इसी को हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ये जो ट्यूब्स के अराउंड जो कैपिलरी का नेटवर्क है बच्चे, इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। वासा रेक्टा कैसे बना, तो इफरेंट आर्टरियोल ने इन ट्यूब्स के अराउंड एक पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क बना लिया, ठीक है। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बोल रहे हैं उसको, ठीक है, या फिर उसको वासा रेक्टा इसी को बोलते हैं, ठीक है। इफरेंट आर्टरियोल क्या देखा आपने, बताओ, इट फॉर्म्स अ कैपिलरी नेटवर्क अराउंड नेफ्रॉन, ठीक है, देखा भी आपने, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक। अब इसी के बेसिस पर, ठीक है, ठीक। अगर देखिए बच्चे, दो तरह के नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे आपको, एक को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक को बोलते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। किस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया, तो इन नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटी है या बड़ी है, उसके बेसिस पर, ठीक। तो जो शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वाले थे उनको हमने बोला कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। क्यों, क्योंकि उनका जो मोस्ट ऑफ ऐसे नेफ्रॉन का जिनके लूप ऑफ हेनले ही छोटे, बताओ, लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन तो आपको कहाँ मिल रहा था, बताइए, लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन ही आपको मेडुला में मिल रहा था, ठीक है, वही लूप ऑफ हेनले ही छोटी हो गई, बताओ। तो इनका मेजर पोर्शन जो है पीसीटी, बोमन्स कैप्सूल, बाकी सारी चीजें तो कहाँ रखी, बताओ, कॉर्टेक्स में रखी हुई है, ठीक। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि जो मेडुला वाला पोर्शन है वो बहुत ही छोटा है, ठीक। तो इनको बोल देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक। तो 85% ऑफ टोटल जो है, टोटल जो नेफ्रॉन होते हैं उसके 85% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं बच्चे, ठीक। और इन नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा जो होती है एब्सेंट होती है। मैंने अभी बताया था वासा रेक्टा क्या होती है, जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बताई थी बच्चे, इफरेंट आर्टरियोल बना रहा है, वो वासा रेक्टा आपको इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनकी लूप ऑफ हेनले क्या होती है, हेनलेस लूप, जिनकी लंबी होती है, लॉन्ग होती है, ठीक। और ऐसे कितने हैं, बोलिए 15%, 15%, टोटल नेफ्रॉन के जो 15% होते हैं केवल वही आपके जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। और इनमें आपको वासा रेक्टा क्या होगी, प्रेजेंट होगी, यहाँ पर वासा रेक्टा प्रेजेंट होगी। तो वासा रेक्टा के बारे में बताया था आपको, लिख लीजिए, क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं विच रन्स पैरेलल टू द लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लॉन्ग लूप्स ऑफ हेनले के जो हेनलेस लूप के अराउंड जो रन कर रही हैं उन्हीं बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। चलिए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपारेटस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, उसके बारे में लिख लेते हैं। कहाँ पर होता है बताओ, सबसे बड़ी बात तो यही है, कहाँ पर होता है, एट द जंक्शन ऑफ आफ्रेंट आर्टरियोल एंड डीसीटी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही हो गया, कहाँ मिलेगा वो, इसीलिए तो मैंने आपको वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया बच्चे, ठीक है, नेफ्रॉन का, ताकि आपको अगर वो स्ट्रक्चर याद रह जाएगा तो आप कर ले जाओगे, हाँ डीसीटी ये रहा और आफ्रेंट आर्टरियोल ये रहा, अच्छा इसके जंक्शन पे होगी, ठीक है। क्या होता है, ये एक सेलुलर एपारेटस होता है, ठीक है, फाउंड इन जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। ये भी पता चल गया कि जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपारेटस कहाँ मिलेगा, केवल जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर देखने को मिलेगा आपको। क्या रिलीज करेगा, दो हार्मोन रिलीज करता है, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन जो है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, एरिथ्रोपोइसिस के लिए, और जो रेनिन है ये क्या कर रहा है, ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है। किस तरीके से ये ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, किस तरीके से सॉल्ट वाटर का मेंटेनेंस कराएगा, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। रेनिन की स्पेलिंग याद रख लेना बच्चे की, इसमें केवल एक एन होता है। एक और रेनिन आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें 2 एन होते हैं। कैसे याद रखेंगे, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बोला था और यहाँ पर भी मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ कि रेनिन पहले किसी भी चीज़ का डाइजेशन होता है तब एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अच्छा, डाइजेशन वाले में 2 एन होगा
और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब होना, फिर तो एक्सक्रीशन ना। तो एक्सक्रीशन और डाइजेशन के बीच में बहुत लंबा प्रोसेस है, और इस लंबे प्रोसेस में क्या होगा, एक एन गिर जाएगा, एक एन गिर जाएगा, तो एक्सक्रीशन तक जाते आते केवल एक एन बचेगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। डाइजेशन वाले में 2 एन होगा और इतने लंबे प्रोसेस में एक एन गिर जाएगा, तो एक्सक्रीशन में केवल एक एन बचेगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले में जो रेनिन है उसके अंदर केवल एक एन है और डाइजेस्टिव वाले में 2 एन। ऐसे आप याद रख सकते हैं।